हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे प्रदीप सर ने लॉन्च किया है धमाका बैच। जी हाँ दोस्तों, धमाका बैच। और धमाका बैच के तहत हम आ चुके हैं आप सभी के सामने लेकर 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर यानी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। ये चैप्टर लेकर अब सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का सिलेबस किस तरह से होने वाला है। अब तक आपने 7th स्टैंडर्ड में मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा, 8th स्टैंडर्ड में आपने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड में आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे आपको ये पीरियड के बारे में नहीं पढ़ने वाला, अब यहाँ पे आप पढ़ने वाला दोस्तों अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। लेकिन ये पूरा सिलेबस है दोस्तों अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। अगर आप आपका करियर हिस्ट्री में बनाना चाहते हैं, हिस्ट्री फील्ड में बनाना चाहते हो, सोशल साइंस में बेसिकली एक ब्रांच है हमारा हिस्ट्री, तो अगर उसमें आप बनाना चाहते हो तो आपके लिए क्या सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं, क्या करियर हो सकता है, और हिस्ट्री किस तरह से यूजफुल है, उसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जा सकता है, ये हम हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी के तहत हम लेकर आ चुके हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च क्या किया जाता है? रिसर्च मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को क्या एकदम बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री का रिसर्च करें, यानी पास्ट इवेंट्स का हम रिसर्च करते हैं, उसी चीज को हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च किया क्यों जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझने के लिए। क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? मैं यहाँ तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इजी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट का सीक्वेंस समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं आपके शाहजी राजे की बात कर रहा हूं, मैं आपके शिवाजी महाराज की बात करूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हमारे शाहजी महाराज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, हमारे 3 महाराज। अब मुझे ये बता दिया गया कि शाहजी महाराज थे, शिवाजी महाराज हैं और फिर हमारे शाहजी महाराज हैं। अब मुझे लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि पहले कौन थे। तो मैं क्या करूंगा, जब हिस्टोरिकल रिसर्च करना चालू करूंगा उनके ऊपर, क्या महाराष्ट्र पे पूरा रिसर्च करना चालू, तो मुझे पता चलेगा कि पहले शाहजी महाराज थे, शाहजी महाराज का एरा था, फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का एरा है, फिर उसके बाद संभाजी महाराज का एरा है। ये कैसे पता चला मुझे? दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च करके। क्यों? जब मैंने पढ़ना चालू किया, बहुत सारे जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें पढ़ना चालू की, तो मुझे पता चला पहले शाहजी महाराज थे, फिर शिवाजी महाराज थे, फिर उसके बाद संभाजी महाराज थे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डेट का सीक्वेंस होता है। क्या होता है? डेट का सीक्वेंस। जैसे 21, 22, 23, 24, तो ये क्या होगा? एक के बाद एक आ रहा है। पहले 21 आता है, फिर 22 आता है, फिर 23 आता है, फिर 24 आता है। तो ये क्या होगा? आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, कौन किसके पहले हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। ये सारी चीजें जानने के लिए हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग सिंपल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अब दूसरा क्या है? इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब इवेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं आजादी की बात करता हूं, ठीक है। अब हमें आजादी मिली, क्यों मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली। क्यों मिली? उसके पहले कुछ एक्शन परफॉर्म किया गया था कि नहीं किया? हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल किया, कईयों ने क्या बलिदान दिया। अब उनके उस एक्शन की वजह से क्या हुआ? हमें आजादी मिली। तो देखो कनेक्टेड, अगर वो चीज नहीं हुई थी तो क्या आज हमें आजादी मिलती? आज हमें क्या लिबर्टी मिलती? आज का हम जो इस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, शायद हमें लिबर्टी कभी मिलती ही नहीं दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, जो इवेंट्स होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अभी जैसे देश का क्या हुआ था, 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया था, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। तो कैसे हुआ था? तो उसके लिए कुछ इवेंट्स पहले भी हुए थे, तो उसी की वजह से क्या हुआ? बंटवारा हुआ। सही बात है। तो इस तरह से इवेंट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एम्पेरिकल मेथड। अब एम्पेरिकल मेथड समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेंगे। सबसे पहली चीज, साइंस क्या होता है? आपको पता है? चलो मैं बता देता हूँ। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। जब भी हम कोई भी चीज नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो हम एक सिस्टमैटिक क्या करते हैं, जब उसको नॉलेज को गेन करते हैं या फिर ग्राफ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप में से कोई भी जूनियर सीनियर पढ़ के सीधा 10th में नहीं आया होगा। सही बात है। आप जब स्कूल गए होगे, तो स्कूल गए या फिर बालवाड़ी गए होगे, तो सबसे पहले आपको ऐसा पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया होगा, फिर चौक दे दिया होगा, स्लेट दिया होगा और बोला होगा ऐसे ऐसे कुछ भी ड्राइंग बनाना बनाओ। सही बात है। फिर जो आपकी मैम ने लाइन बनाना स्टार्ट सिखाया होगा, फिर आपने वो लाइन से अल्फाबेट्स बनाना सीखा होगा, अल्फाबेट से वर्ड सीखा होगा, वर्ड से आपने क्या होगा? एक सेंटेंस सीखा होगा, सेंटेंस से पैराग्राफ लिखना सीखा होगा। सही बात है। इस तरह से हमने किया जूनियर, फिर सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th।
फिर आप 10th में आए होगे। तो क्या देखो सिस्टमैटिक सी चीजें आपने की है। पहले क्या किया है, आपने चौक पकड़ना सीखा है, फिर उसके बाद क्या किया आपने लाइन ड्रॉ कैसे करनी वो सीखा, फिर अल्फाबेट ड्रॉ करना, फिर अल्फाबेट से वर्ड बनाना, फिर वर्ड से एक सेंटेंस और एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनाना आपने पूरा सीखा दोस्तों। सही बात है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने चौक पकड़ा होगा सीधा ये बड़े 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 ऐसे लिखना चालू कर दिया, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो यही चीज क्या होती है आपकी साइंस होती है, आपका सिस्टमैटिक स्टडी होता है। साइंस समझ गया। अब साइंस आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, कितने, दो, एक फिजिकल साइंस में और एक दूसरा है आपका सोशल साइंस में। और फिजिकल साइंस बहुत इजी है। फिजिकल साइंस का घर का नाम क्या पता है क्या है, नेचुरल साइंस। जैसे आपका होगा, किसी का चिंटू होगा, किसी का पिंटू होगा, किसी का पिंकू होगा। अब फिजिकल साइंस क्या होता है, जैसे आपका हम कह ले केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स हो गया, ये आपके क्या आता है फिजिकल साइंस में आता है। वही सोशल साइंस, देखो वर्ड में देखो सोशल, सोसाइटी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये आपके सोशल साइंस में। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एम्पेरिकल मेथड क्या होता है, लैबोरेटरी मेथड। आप 10th स्टैंडर्ड में, अपने 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। क्या करते हो, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप लैब में जाते हो, वहां पे अगर आपको कोई भी रिसर्च करना होगा या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना, आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो क्या आप लैबोरेटरी में बैठ के रिसर्च कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है आपको? क्योंकि दोस्तों अगर जैसे मैं अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहता हूं, तो लैबोरेटरी में हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे एसेट्स तो आ नहीं जाएंगे मेरे पास, एविडेंसेस तो आ नहीं जाएंगे। मुझे क्या करना, मुझे स्पॉट्स पे जाना पड़ेगा। और स्पॉट पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारी चीजों को क्या करूंगा दोस्तों, मैं देखूंगा कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की है कि नहीं है, मैं फिर रिसर्च कर पाऊंगा। और केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स में हो गई, तो उसमें क्या एम्पेरिकल मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। एम्पेरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, लैबोरेटरी मेथड। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है रिक्वायर एक्सपर्ट्स। अब जब मैं स्पॉट पे विजिट करके क्या कर रहा हूँ, एक एक चीज में क्या कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ सारी चीजें, और वहां पे मुझे बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कोई स्क्रिप्ट मिल गया, कोई लेटर मिल गया, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब मुझे सारी चीजें आई ये जरूरी नहीं है, सही बात है। हो सकता है मुझे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पढ़ने ना आए, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने ना, क्योंकि वो अलग भाषा में लिखा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक्सपर्ट की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी दोस्तों, एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो मुझे क्या वो करके बता सके, डिकोड करके बता सके, डिपचिट करके बता सके। सही बात है। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो शायद मैं कुछ गलत कर पाऊँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्ट नहीं, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं, उसमें मेरी एक्सपर्टी नहीं है, समझ में आ रहा। तो उसके लिए मुझे एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और सही बात है दोस्तों, अगर मुझे कोई भी आके, जैसे अगर भोलू है, भोलू आके बोलता है सर ये बाबा आजम के जमाने का प्रेजेंटर है, तो मैं मान लूंगा नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, सारी चीजों को मुझे देखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं मुझे सारी चीजें पता चले, तो उसके लिए भी मुझे क्या एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगली चीज पे। अब अगली चीज पे समझने से पहले एक चीज बता दूं, जब एक बंदा कोई भी हिस्ट्री लिखता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो क्या करे सभी चीजें, क्योंकि हिस्ट्री छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी, तो क्या करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उठाता है। यानी एक पर्टिकुलर, जैसे कोई कॉइन्स के बारे में डिस्कवरी कर रहा है तो कॉइन्स के बारे में लिखेगा, अगर कोई बिल्डिंग्स के बारे में लिखा तो बिल्डिंग्स के बारे में लिखेगा, अगर वो पीरियड के ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में तो वो ह्यूमन लाइफस्टाइल के बारे में टॉपिक उठाएगा। एक बंदे के लिए, एक हिस्टोरियन के पॉसिबल नहीं है कि वो सारी चीजें क्या है एक साथ लिखे, इतनी चीजें ध्यान रखते, तो इसलिए वजह से क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने समझा दिया, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे पता करना पड़ेगा कि सच में ये जो भोलू है, भोलू ने जो प्रेजेंटर दिया क्या सच में ये बाबा आजम के जमाने का, तो मैं क्या करूंगा इसका जो और कितना सच बोला भोलू वो मैं चेक करवाऊंगा किसके एक्सपर्ट से, समझ में आ गया। ऐसे में विश्वास नहीं करने वाला। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे ये डॉक्यूमेंट है दोस्तों, अब ये डॉक्यूमेंट अगर मुझे कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज के जमाने का है, तो मैं ऐसे मान नहीं जाऊंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसके लेटरिंग स्टाइल से देखूंगा, जो पेज है कैसे पता चलूंगा ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ये जो पेज है क्या शिवाजी महाराज के जमाने में ऐसे पेज यूज किए जाते, ऐसे पेपर यूज किए जाते थे, क्या जो इंक है वो इंक उस तरह से यूज की जाती थी, जो सील है सील में बारीकी दिखूंगा क्या इस तरह से सील यूज किया जाता था, क्या जो इंक है जो लाइंस जो ड्रॉ किए सील पे क्या वही लाइंस ऐसे ही लाइंस ड्रॉ की जाती थी। ऐसे करके मैं एक एक एलिमेंट जो है वो क्या करूंगा, देखूंगा, ध्यान से परखूंगा, और उसके बाद दोस्तों मैं क्या इस पर विश्वास करूंगा। जब तक मैं पूरा क्लियर नहीं होता तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, चाहे वो भूलू ही क्यों ना, वो जो बोले मुझे कि ये क्या बिल्कुल सही है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते। अब राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। अब मुझे एक लेटर मिल गया जैसे शिवाजी महाराज का, अब मैं उसके ऊपर नरेशन लिखना चाहता हूँ, यानी नरेटिव लिखना चाहता हूँ, यानी कुछ आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, बुक लिखना चाहता हूँ।
तो वो कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। जैसे आप देख सकते हो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दिख रहा है। तो जब भी मुझे बुक मिलेगा तो मैं एक अजम्पशन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हरप्पन सिविलाइजेशन, अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो क्या था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन। मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, ये इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर दूसरा मेरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, ये होगा क्या, आपका क्रिटिकली एग्जामिनिंग द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑलरेडी आपने पिछले साल पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, आपके रिटन सोर्स, ओरल सोर्स, फिर उसके बाद आपके अगर मैं बात करूं मटेरियल सोर्स भी होते हैं। अगर मैं एशियन के बारे में तो मेरे पास 3 ही रहेंगे और मेडिवल के लिए मेरे 3 रहेंगे, लेकिन मॉडर्न की अगर बात करूं तो वहां पे मेरा ऑडियो विजुअल भी ऐड हो जाएगा। तो मैं सारे जो रेफरेंसेस है, सोर्सेज है, उसको मैं क्या करूंगा, ग्रैब करूंगा। अब ग्रैब करने के बाद जितनी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मेरा थर्ड प्रोसेस क्या, collecting historical information, highlighting the process that lead to historical transition, carrying out the comparative analysis। अब मैं क्या करूंगा, सारे जो सोर्सेज मुझे देंगे अब उसको मैं क्रिटिकली एनालाइज करूंगा, क्या वो सोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन दी गई सच में दी गई है, जो सच है क्या, ऐसे करके मैं जो 3-4 बुक्स और होंगे, 3-4 सोर्सेज और होंगे, उससे मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। फिर उसके बाद जो रिलेवेंट रेफरेंस भी मिल रहे हैं जो हम मुझे प्रोवाइड किए गए, उसको मैं एग्जामिन करने के बाद दोस्तों अब मेरे अंदर जो क्वेश्चंस अराइज हुए थे, क्या उसका क्वेश्चन अराइज हो गया, अब उसके जब मुझे सारे सॉल्यूशंस मेरे किसमें रेफरेंसेस में मिल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो क्लियर हो जाएगा। अब रेफरेंसेस मिलते हैं जब दोस्तों, तब वो भी मुझे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियन के लिए पॉसिबल नहीं कि वो सारी चीजें कवर करे, तो वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाता है। तो जो रेफरेंसेस में अटेंड कर रहा हूं, क्या वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उन्होंने अपनाया है वो समझना मुझे जरूरी है। सिर्फ साथ ही साथ कौन से टाइम पे लिखा हुआ, कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, कौन सी जगह के बारे में उन्होंने बताया, तो वो भी चीज मुझे क्या समझना बहुत ही ज्यादा क्या आवश्यक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या करूंगा, मैं सारी चीजें कंपेयर करूंगा और फिर जब मैं लिखूंगा तो मैं भी ये चीजों का ध्यान रखूंगा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम और स्पेस देखूंगा कि कौन से टाइम के बारे में, पीरियड के बारे में मैं लिख रहा हूं। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, अपना हिस्टोरिकल नैरेटिव लिख दूंगा। अब आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आता है आपका जो मेथड यूज किए जाते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम, वो हम लोग एक करते हैं। जैसे सबसे पहले आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी दोस्तों एक स्टडी है किसी ट्रांजिशंस के बारे में, क्या ट्रांजिशन के बारे में, ह्यूमंस के जो ह्यूमन पास्ट में जो रिमेन्स हो जाते हैं। जैसे अगर ये जो एक मॉन्यूमेंट समझ लो या फिर कोई एक स्कल्पचर समझ लो, अगर मुझे मिलता है तो वो जो चीज़ है या फिर जो ऑब्जेक्ट मुझे जो मिल रहा है, मटेरियल जो मिल रहा है, अब वो कौन सी पीरियड से बिलोंग करती है, ये जब मैं स्टडी करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आर्कियोलॉजी बोलूंगा। अगर मैं बात करूं जैसे ट्रांजिशन, जैसे चेंजेस होते हैं ना हमारे, जैसे पहले बिल्डिंग्स कुछ इस तरह से बनती थी, फिर इस तरह से बनी, फिर इस तरह से बनी, तो ट्रांजिशन किस तरह से हुए, जब इसकी मैं डिटेल स्टडी करता हूं तो उसको मैं आर्कियोलॉजी बोलता हूं। फिर दूसरी चीज जो आ जाती है आर्काइवल साइंस। आर्काइव मैंने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा आर्काइव क्या होता है, चलो बता देता हूं। आर्काइव एक ऐसी जगह है जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे जितने भी पास्ट के डॉक्यूमेंट्स यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है, उसको प्रिजर्व करके जाता है, उस चीज को हम लोग क्या आर्काइव बोलते हैं, ठीक है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहां पे सिचुएटेड है, दिल्ली में सिचुएटेड है, ये ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ठीक है। और एशिया के कुछ बड़े आर्काइव में से एक आर्काइव हमारे भारत देश का भी है। और आर्काइवल सेंस क्या होता है, अब किस तरह से हमें क्या डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखना है, उसको स्टोर करके रखना है, उसकी जो स्टडी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्काइवल साइंस बोलते हैं। और जिसकी वजह से क्या हो, जो डॉक्यूमेंट्स हो वो खराब ना हो दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे क्या, आगे दोस्तों आपका है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब दोस्तों हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, जो भी चीज क्या करते हैं हम लोग हाथ से लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे देख सकते हो आप, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज द मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉल है और ये वॉल पे क्या किया जा रहा है, कुछ कार्विंग की जा रही है या फिर कुछ डिजाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है, कार्विंग या फिर डिजाइन कर दिया, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। आपने जैसे कुछ टेंपल्स में जाते होगे, अजंता एलोरा केव में गए होगे, तो आप लोग वहां पे इंस्क्रिप्शंस आपको दिखाई देते जहां पे क्या कुछ कार्विंग या फिर कुछ कल्चर बनाया था, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और जो उसकी स्टडी होती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको हम लोग लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, यानी भाषा की। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है अब तक। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में भी हम जानेंगे।
तो आई गेस सब कुछ सारी चीजें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया तो क्या करिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है इंस्टाग्राम की, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपना सपोर्ट और प्यार हमें दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलेंगे हमें नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए दोस्तों।